हर इंडेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, और आप कोई भी सेक्टर उठा लो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या फिर मेटल हो, हर सेक्टर का सेम हाल है। पर एक बात है, कुछ बहुत ज़्यादा गिर गए और कुछ बहुत थोड़ा गिरे हैं, और ऐसी हालात में रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम सीखेंगे रिस्क को आसानी से मैनेज करना और बढ़िया से भी मैनेज करना, जिससे लॉस कम से कम हो और फायदे का बढ़िया चांस हो। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विद अ प्रोवन रिकॉर्ड ऑफ 20+ years इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन एंड इन्वेस्टिंग। अगर कुछ अच्छा ज्ञान मिले तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज विजिट iplan.education.com। तो आज हम सीखेंगे वो तरीका जो बड़े बड़े फंड मैनेजर भी अप्लाई करते हैं। तो कैसे करें इन्वेस्ट ऐसी गिरती हुई मार्केट में, चलिए सीखते हैं। कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट इन फॉलिंग मार्केट कैसे करें? तो यहाँ पे दो तरीके यूज होते हैं। एक तो आपको हेजिंग करके हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, और दूसरा है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने गांव का एक आपको वाकया अब बताता हूँ हेजिंग का। काफ़ी टाइम पहले, लगभग 15-16 के आसपास, मैं अपने एक बार गांव गया था। तो वहाँ मुझे मेरे मौसा जी मिले और मैंने उनसे उनका हालचाल पूछा कि भाई मौसा जी, क्या हालचाल है? तो उनकी शक्ल थोड़ी देखने लायक थी और उन्होंने जवाब दिया, क्या बताऊं, इस बार हल्दी ने कमर तोड़ दी। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि हल्दी तुम्हारे कमर पे गिर गई क्या आपके? तो अरे नहीं बेटा, बाजार का भाव बड़ा टूट गया। रेट 10,000 से घटकर 7,000 हो गया और इससे बहुत नुकसान हो गया। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि आपने स्टॉक को हेज क्यों नहीं करा। सुना तो बहुत है, पर कैसे करते हैं, थोड़ा बताओ। तो चलिए मैं आपको हेजिंग समझाता हूँ। तो जैसा कि मौसा जी ने पोजीशन ली हल्दी की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, और लेट्स सपोज 100 क्विंटल्स उन्होंने लिया, और बात 2016 की है तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मैं 2025 का एग्जांपल मान लेता हूँ। 10,000 का हमारा रेट था, और हल्दी का दाम अचानक से टूटा था 1 जनवरी को शायद। पूरे एक महीने में लगभग 20 या 30% टूट गई थी हल्दी। तो एक महीने में मान लेते हैं 7,000 का रेट हमारा हो गया, तो लगभग 3,000 का इनको लॉस होगा एक क्विंटल पे, और टोटल 100 क्विंटल पे इनका जो लॉस है लगभग 3 लाख के आसपास का होगा। बट अगर वो हेज कर रहे होते तो शायद ये लॉस नहीं होता, इनफैक्ट वो प्रॉफिट में ही जाते। तो लेट्स सपोज हल्दी का स्पॉट प्राइस 10,000 था 1 जनवरी को, हमें पता है। ये सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, और सेकेंड कंडीशन में हल्दी फ्यूचर्स को NCDEX पे शॉर्ट कर दिया 10,200 पे। 200 रुपये ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कैरी मॉडल यूज़ होता है, और प्राइस थोड़ा सा हमेशा फ्यूचर्स का स्पॉट से ज़्यादा होता है। 30 जनवरी को एज यूजुअल जो हमने देखा था वैसे ही 7,000 का रेट हो गया, और इस सिचुएशन में स्पॉट जो होगा वो भी 7,000 का होगा और फ्यूचर्स भी 7,000 का है। तो फ्यूचर्स स्पॉट को फॉलो करता है, इसलिए दोनों सेम होते हैं। तो हमारा जो स्पॉट में लॉस होगा ऑब्वियसली 3,000 का होगा जैसे पहले हुआ था, बट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चूंकि शॉर्ट किया है आपने, तो इसमें आपको 3200 रुपये का फायदा होगा। तो दोनों का अगर हम नेट करें तो 200 रुपये का तब भी आपको नेट का फायदा रहेगा इस सिचुएशन में। और ये अज्यूम अगर करें कि हेज तो हमने कर ली, 200 रुपये का तभी हमारा फायदा है, नुकसान नहीं हुआ, कम से कम प्रॉफिट नहीं आया, तो कोई बात नहीं। यानी कि हेजिंग से नुकसान नहीं हो रहा, पहला ऑब्जेक्टिव ये है। प्रॉफिट कैसे आएगा वो नेक्स्ट स्टेज है, तो हमारा नुकसान नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि अगर वो रिटेल में, होलसेल में हल्दी खरीदे और रिटेल में 20% का मुनाफा जोड़ के अगर बेच रहे होते, तो वो 7,000 की हल्दी जो बाजार में आज 7,000 का भाव था 30 तारीख को, वो हमारा 8,400 रुपया के भाव पे बिकती, प्राइस पे बिकती, 20% हाई है। अब इस सिचुएशन में 10,000 की हल्दी 8,400 भी अगर आप सेल करोगे तो 1,600 का आपको लॉस आएगा नेट, तो क्या आप सस्ता बेच रहे हो, महंगा खरीद गए। बट फ्यूचर्स में तो ऑब्वियस सी बात है, सेम 3,200 का फायदा आएगा।
तो भी अगर आप देखें तो आपका नेट इस सिचुएशन में भी दोनों का अगर हम सम करें तो आप फायदे में ही रहते हो, विच इज 1600 का नेट फायदा। कहाँ आप 3000 का नुकसान कर रहे थे और कहाँ आपको 1600 रुपए का फायदा हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर से स्पॉट की हेजिंग। सिमिलरली आप हेजिंग का यूज ऑप्शंस में भी कर सकते हो। मैं एक स्टॉक का एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। वैसे एक नए ट्रेडर को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा और एक भरोसेमंद स्टॉक ब्रोकर। अगर मैं कहूं कि आपको जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस में, जीरो अकाउंट मेंटेनेंस फीस में, जीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, जीरो कॉल एंड ट्रेड एंड जीरो प्लेसिंग चार्जेस में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहा है तो कैसा रहेगा? जी हाँ, एम स्टॉक दे रहा है सब कुछ अब जीरो फीस में। तभी तो एम स्टॉक से क्लाइंट ने अब तक 650 करोड़ की ब्रोकरेज सेव करी है। नए साल के नए प्लान्स आपको देना है बस ₹5 पर ऑर्डर ऑन इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, MTF और करेंसी पर बस। साथ में 80% तक की पे लेटर MTF भी मिल जाती है, जहां और ब्रोकर अप टू 12% इंटरेस्ट लेते हैं। वहीं एम स्टॉक इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 6.99% ओनली। मतलब इंटरेस्ट पर डे कैन गो एज लो एज 0.0192%। दे गिव यू वर्ल्ड क्लास मोबाइल ऐप एंड ब्राउजर बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी। आप ट्रैवल करते वक्त, ऑफिस में, कॉलेज में, घर पर काम करते हुए कहीं से भी विथ वन क्लिक ट्रेडिंग फीचर में सेकेंड्स में ट्रेड कर सकते हैं। App has voice search, pre-designed basket trading, fundamental data, technical chart, and these are really helpful feature. Mstock by Mira Asset is a global brand, trusted by 17 lakh plus users. 4-star rated app with 59,000 reviews. और इस ऐप पर अप्रॉक्सीमेटली 7,400 ट्रेड्स हर मिनट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बहुत पावरफुल है बॉस। लोग एक्चुअल में इसको पसंद कर रहे हैं, तभी तो 2.6 लाख यूजर ने एम स्टॉक को रेफर भी किया है। तो अपनी अकल लगाओ, एम स्टॉक पर आओ, फ्री में अकाउंट खुलवाओ। आई एम गिविंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट, चेक इट टुडे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, अभी 10 दिसंबर को 2024 को, पिछले साल 264 रुपए का बिक रहा था। काफी गिरा, फिर रिकवरी आई और फिर ये दोबारा गिर गया 10 दिसंबर के बाद। और आज की डेट में इसकी जो प्राइस है वो 207 रुपये चल रहा है, यानी कि जिसने भी खरीदा उसको 57 रुपये का लॉस हो रहा है। और अगर एक लॉट की बात करें हम लोग फ्यूचर्स की, तो वो है हमारी 2925 का लॉट है। तो लगभग अगर किसी ने एक लॉट के बराबर शेयर्स खरीदे फुल अमाउंट दे करके, 2925 क्वांटिटी के ही मान लेते हैं, तो लोग उसको 1,66,000 का लॉस हो रहा था। तो अब अगर हम यहाँ पे इस पोजीशन को हेज करके चलते हैं, तो हेज कब करेंगे? हेज हम लोग कर रहे हैं, लेट सपोज 10 दिसंबर को स्पॉट की पोजीशन बनाई थी और हमें लगा था कि रेजिस्टेंस पे है, प्राइस ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, बट नहीं गया और रिवर्स हो गया। ये मैं आपको भी चार्ट पे भी दिखाता हूं। तो ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। ये काफी ऊपर से घटा था और रिकवरी आई, और आपको लगा कि भाई रिकवरी आई है, रेजिस्टेंस के आसपास है, चलो अपन खरीद लेते हैं, शायद ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा। बट ये ब्रेकआउट नहीं हुआ और ये गिर गया। जब ये गिरा तो 12 दिसंबर को लगभग इस दिन कंफर्म हो गया, श्योर हो गया कि भाई ये तो प्राइस घटने लग गया है, चलो हेज कर लेते हैं अपनी पोजीशन को। तो यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि हेज कर लेते हैं, ऑलरेडी 7-8 रुपया नुकसान खाने के बाद। ठीक है, तो 7-8 रुपए का तो नुकसान तो आपने खा लिया, अब हेज करने का प्लान कर रहे हो कंफर्म होने के बाद। तो जब मार्केट हमारा था 257 का, तब आपने डिसाइड किया पोजीशन को हेज करने का। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे 12 दिसंबर को जो पुट है वो बाय कर ली 260 की स्ट्राइक के। ठीक है, 4 रुपए से नीचे। लगभग आप मान के चलो 2 महीने आगे की आप कर रहे हो, 2 महीने आएगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी की। तो करंट मंथ का तो 4-5 रुपए में मिल जाएगा, नेक्स्ट महीने का थोड़ा और महंगा पड़ेगा, तो लोग मान लेते हैं 9 रुपए के आसपास आपका जाएगा। ये मैंने डेटा लिया है मार्केट से ही। और इस सिचुएशन में अगर आप देखो कि एक्सपायरी पे, यानी कि आज की डेट में मान लेते हैं 12 फरवरी तक हम होल्ड कर लेते हैं पोजीशन को। ये 12 दिसंबर की हमने पोजीशन बनाई, 12 फरवरी तक हमने होल्ड किया। तो हमारा जो शेयर है उसमें तो 57 रुपए पर शेयर का नुकसान होगा, बट जो ऑप्शन है उसमें लगभग मेरे को 44 रुपए का फायदा आएगा, है कि नहीं? क्योंकि 260 पे आपने पुट बाई किया, यानी कि एक तरह से आप शॉर्ट में हो, आप बेयरिश हो,
और 207 पे गया तो आपको कुछ फायदा आया, और साथ में 9 रुपए का आपने प्रीमियम पे किया तो नेट 44 रुपए का आपको फायदा है। तो टोटल 13 रुपए का नेट नुकसान हुआ। अगर आप हेज नहीं करते तो आपको 57 रुपए का नुकसान होता। अब ये देखो कि इस पुट से आपको कितना फायदा हो रहा है। आपको पुट से फायदा हो रहा है लगभग 1,28,700 का। कैसे निकाला? प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। तो हमारा जो भी प्रीमियम है इसको हमने लॉट से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अगर हम देखें जो हमारा टोटल लॉस था 57 रुपए के हिसाब से, अगर इतनी क्वांटिटी हमने ली होती तो जो हमारा नेट निकल के आता लॉस, दैट वुड हैव बीन, यानी कि लगभग 38,000 रुपए का हमारा लॉस आता है, यही वाला। ठीक है, जो हमने यहां पे कैलकुलेट है सेम। तो 1,28,000 का तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। अब जब मार्केट रिकवर करेगी, जब भी आपको लगे कि मार्केट रिकवर कर रही है, अभी लगे, थोड़े दिन के बाद लगे, तो आप पोजीशन को, हेज को क्लोज कर लेना, इस पोजीशन की, पुट की पोजीशन को क्लोज कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। अब जब मार्केट रिकवर करेगी, आप सोचो कि 264 पे वापस जाएगी, तो ये वापस से आपको 1,66,000 का जो नुकसान था वो कवर हो जाएगा। तो आपको ये जो फायदा है वो पूरा का पूरा फायदा ये पुट आपको देके जाएगी। तो हेज करने से आपका अभी तो लॉस मिटिगेट हो गया, और मार्केट रिकवरी करने में जो होल्डिंग है, जो स्टॉक्स पड़े हुए आपके अकाउंट में, वो आपको फायदा देना चालू कर देंगे अच्छा खासा। और तो नुकसान भी नहीं हुआ, पोजीशन भी बनी रही, और रिकवरी में आपने अच्छा खासा मजे भी लिए। तो ये फायदा आपका होता है ऑप्शन के साथ हेज करने का। सो यू वांट दिस एक्सेल शीट, विजिट करिए मेरा टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल। वहाँ पे आपको ये एक्सेल शीट और इसके साथ साथ बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं। तो पोर्टफोलियो को का रिस्क मैनेज करने के लिए, रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पोर्टफोलियो बनाया है, एक वॉच लिस्ट बनाई है। आप इसको देख के मत खरीद लेना प्लीज़, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो भेल है, जेनिग्रेशन है, कल्याण है, बजाज है, इन्फोसिस है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक एडवांस व्यू का ऑप्शन आ रहा है, पोर्टफोलियो जैसा साइन है यहाँ पे, एक पाई जैसा। तो इस पर आप क्लिक करें तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा आपको एक डिटेल देगा आपके पोजीशन की। अगर आपने इसमें पोजीशन बनाई होती तो क्या सिचुएशन है, चार्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, सिंबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। ठीक है, और साथ में न्यूज़ भी इससे रिलेटेड आ रही है इसके ऊपर। तो काफ़ी अच्छा टूल। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 4 सेक्टर के टोटल स्टॉक्स हैं, जिसमें से 40% वेट हमारा मैन्युफैक्चरिंग को जा रहा है, 20% टेक्नोलॉजी, फाइनेंस 20% और रिटेल में हमारा 20% जा रहा है। यानी कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये। सिमिलरली यहाँ पे अगर इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा 5 इंडस्ट्री है टोटल, जो कि अगेन रिप्रेजेंट करता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो हमारा अगर परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे, तो हमारा, इसको आप क्लिक करें बटन को और यहाँ पे एक ले लें एवरेज। ठीक है, तो अगर हम एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें एक वीक की, तो एक वीक में हमारा नेगेटिव रिटर्न रहा है 5% का, एक मंथ में -6% का है, 3 महीने में -9% का है, साल में लगभग 12% माइनस का है, और सॉरी ईयर ऑन ईयर बात करें तो डेट वाइज, और अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उस हिसाब से लगभग 5% का रिटर्न है, और 5 सालों का रिटर्न हमारा लगभग 400% के आसपास है। बहुत जबरदस्त रिटर्न है। बट अगर हम बात करें इस पोर्टफोलियो का, तो इस पोर्टफोलियो में पिछले 5 सालों में सिर्फ बजाज हाउसिंग है जो कि नेगेटिव है, बाद में सबने फायदा दिया है। और अगर हम ऐसे बात करें हम लोग पोर्टफोलियो में, तो आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स कम लॉस दे रहे हैं, कुछ स्टॉक ज़्यादा दे रहे हैं, और अगर हम एवरेज निकालें तो हमारा लॉस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पोर्टफोलियो एवरेजेस से हमारा लॉस थोड़ा सा कम होता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम होता है। बट यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला तो सेक्टर देख लेंगे, सेक्टर वाइज क्या हमारा वेट है, कौन से सेक्टर में कितना वेट है, पोर्टफोलियो में कितना पैसा हमने लगा रखा है। उसके बाद हमें चलना है, देखना है रिस्क पे। रिस्क में आने के बाद आपको अगेन ध्यान में रखना है, ये एवरेज ऑन रखना है। अब यहाँ पे आपका रिस्क है, 2 रिस्क होते हैं, एक होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क या सिस्टेमिक रिस्क, और दूसरा हमारा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क इज रिलेटेड टू मार्केट एंड इकोनॉमी। इसका मतलब है अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो मेरा पूरा स्टॉक मार्केट गिरेगा, निफ्टी गिरेगी तो मेरा स्टॉक जो है वो कितना गिरेगा। ठीक है, ये हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज रिलेटेड टू ओनली दैट पर्टिकुलर स्टॉक, यानी कि मैनेजमेंट में चेंज आ गया, कोई कॉर्पोरेट न्यूज आई, या उस स्टॉक की खुद की वोलेटिलिटी कितनी है। तो बेटा बताएगा आपको सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि 1.89 बेटा का मतलब है कि अगर मार्केट 1% बढ़ेगी, निफ्टी 1% बढ़ेगी, तो भेल लगभग 1.89% बढ़ेगा।
निफ्टी 1% घटेगी तो मतलब भेल 1.89% लगभग घटेगा, ये बेटा बताता है। और यह है 1 साल का एवरेज बेटा, यह है 3 साल का एवरेज बेटा, और यह है 5 साल का बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर इन पांचों स्टॉक का एवरेज बेटा लिया, मान लेते हैं कि सब में 20% हमने पैसा लगाया हुआ है, 20% हमने सब में पैसा लगाया हुआ है, अज्यूम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो बेटा है वो है हमारा 1.42% के आसपास, ठीक है, सॉरी 1.42 आ रहा है, ये मल्टीप्लायर होता है, परसेंटेज नहीं, मल्टीप्लायर है, ठीक है, 1 साल का। और सिमिलरली 5 साल का एवरेज बीटा आ रहा है 1.44 आ रहा है, तो मतलब इसी रेंज में ये रह रहा है। तो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा है इसमें, क्योंकि निफ्टी जितना घटेगी या बढ़ेगी उससे ये पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा ऊपर भाग जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे भाग जाएगा। तो पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे स्टॉक्स इसमें ऐड करने हैं जिनका बेटा कम है। जैसे इन्फोसिस ऐड करने से इसका एवरेज बेटा कम हो गया, जैन इग्रेशन भी ऐड करने से एवरेज बेटा कम हो गया, कल्याण ज्वेलर्स का 2 है बेटा आज की डेट में 1 साल में, पहले इसी का बेटा कम था, बट रिसेंटली ये स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल हुआ है, इसलिए रिसेंट ईयर्स में ये इसका बेटा ज्यादा हो गया, इसका सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ गया, ठीक है नहीं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स इसमें ऐड करने हैं जिनका बेटा कम है, तो इससे आपका सिस्टमैटिक रिस्क कम हो जाएगा, यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा, वोलेटालिटी फैक्टर पे आते हैं। यह हमारा डेली वोलेटालिटी है, ये वीकली वोलेटालिटी और ये 1 मंथ का वोलेटालिटी है। वोलेटालिटी हम लोग जनरली स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर करते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 1 साल का डेटा लें, मान लेते हैं 365 दिन, और उसका एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन डेली का निकालें, तो हमारा डेली का वोलेटालिटी निकल के आ जाएगा। तो ये डेली ये स्टॉक जो है ऑन एन एवरेज 5.64% बढ़ घट रहा है, यानी कि बहुत वोलेटाइल है। और ये जो है हमारा लगभग 2.58% के आसपास बढ़ घट रहा है, जो कि अगेन ठीक है, बट इससे कम वोलेटाइल है। वीकली वोलेटालिटी भी लगभग उतनी ही आ रही है और मंथली वोलेटालिटी भी लगभग उतनी ही आ रही है। तो सर डेली में भी उतना ही बढ़ घट रहा है, मंथली में उतना ही घट रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऐसा नहीं है। होता है क्या, कोई भी स्टॉक बढ़ता है 10-15 दिन, फिर 8-10 दिन घटता है, फिर 10-15 दिन बढ़ता है, और आप एवरेज मंथली वोलेटालिटी देखेंगे तो इसी के आसपास आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और जितनी ये वोलेटालिटी होती है उतना कॉल में आपसे प्रीमियम ले लेता है। इसी चक्कर में जो होता है, कॉल बायर जो होता है वो प्रॉफिट नहीं बना पाता, और सेलर जो राइटर होता है वो ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। तो आपका दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए कि जो मेरी वोलेटालिटी है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये कम हो, ताकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे स्टॉक्स पकड़ेंगे जो कम वोलेटाइल हो। तो या तो सिस्टमैटिक रिस्क कम करना है तो आप लो बेटा वाले पकड़े। अगर इट्स ओके, आई एम ओके विद सिस्टमैटिक रिस्क कि निफ्टी गिरेगी तो गिरेगा ही ना, कोई बात नहीं है। हमें स्टॉक्स के रिस्क को कम करना है तो वी हैव टू टेक द लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स। सो दिस विल पुश योर पोर्टफोलियो टुवर्ड्स लेसर रिस्क, कम से कम रिस्क। अब आखिरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है आपस का कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है कि अगर एक स्टॉक बढ़ता है तो क्या दूसरा स्टॉक उसको फॉलो करता है? चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। यहां पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है कोरिलेशन का। अब ये क्या बताता है कि भाई भेल का भेल के साथ, इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो भेल का भेल के साथ 1 है कोरिलेशन, यानी कि 100% कोरिलेशन है। इसका क्या मतलब है, अगर भेल का शेयर बढ़ेगा तो भेल का शेयर बढ़ेगा, मतलब ऑब्वियस बात है, भेल का भेल से कंपेयर करोगे तो सेम ही होगा ना। अब अगर हम कंपेयर करते हैं लेट्स सपोज भेल का कल्याण ज्वेलर्स से, तो इसका मतलब है कि 10 में से या 100 में से मान लेते हैं, जब जब भेल बढ़ेगा उसमें से 86% ऑफ द टाइम कल्याण ज्वेलर्स भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, दैट इज नॉट मेजर्ड बाय कोरिलेशन, दैट कैन बी मेजर्ड बाय बेटा और सेंसिटिविटी बिटवीन कल्याण ज्वेलर्स एंड भेल, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। बट यहां पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भेल बढ़ेगा 100 बार तो कल्याण ज्वेलर्स बढ़ेगा 86 टाइम्स, बट इन्फोसिस जो है सिर्फ 12 बार बढ़ेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भेल के साथ 100 में से 90 बार बढ़ेगा, और अगर घटेगा तो 100 में से 90 बार घटेगा। जैन इग्रीगेशन का सबसे कम कोरिलेशन, यानी कि भेल के साथ जैन का ऑलमोस्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए पोर्टफोलियो के रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए जिसमें आपस में कम से कम कोरिलेशन हो, ताकि अगर एक गिर गया तो दूसरा नहीं गिरेगा, कोरिलेटेड नहीं है, या हो सकता है गिर जाए बट अगली बार नहीं गिरेगा, तो कोरिलेशन नहीं आपस में। दूसरा,
यहां पे आप देखेंगे जैन इरिगेशन का बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा, एक फायदा देगा तो दूसरा नुकसान देगा, तो इससे क्या होगा, फायदा और नुकसान ऑफसेट हो जाएगा, तो ये आपके रिस्क को मैनेज कर देगा। लेकिन लेस कोरिलेटेड स्टॉक्स में आपको कुछ रिटर्न्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इनवर्सली कोरिलेटेड या नेगेटिव कोरिलेटेड स्टॉक्स के। तो आप कोरिलेशन कोफिशिएंट मैट्रिक्स से अपने पोर्टफोलियो का देख सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक सारे आपस में कोरिलेटेड हैं। तो अगर सारे 80% 90% कोरिलेटेड है तो क्या होगा, मार्केट गिरेगी तो पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा, मार्केट बढ़ेगी तो पूरा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट गिरेगी लेकिन आपका पोर्टफोलियो रुक जाएगा, थम जाएगा, नहीं गिरेगा। वो तभी संभव है जब आपस में लेस कोरिलेटेड स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका हो। इंडेक्स हेजिंग सिमिलरली काफ़ी हेल्पफुल होती है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं और हर स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता है या फिर क्वांटिटी उन्होंने कम ली होती है। तो लेट्स सपोज हमने वो पांचों स्टॉक जो भी डिस्कस किए यहाँ पे हमने लिए और इनका हमारा जो प्राइस है ये हमने देखा, क्वांटिटी हमने ली और टोटल जो नेट वैल्यू आ रही है हमारी पोर्टफोलियो की लगभग 27 लाख का हमारा पोर्टफोलियो आ रहा है। और निफ्टी अज्यूम कर रहे हैं 23,000 की है और लॉट साइज निफ्टी का 75 है, हमें पता है। और बेटा हमने देखा पोर्टफोलियो का लगभग 1.48 के आसपास बेटा है, जो कि सेंसिटिविटी को बताता है मार्केट की। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 1% बढ़ेगी तो ये पोर्टफोलियो हमारा 1.48% बढ़ेगा, या निफ्टी 1% घटेगी तो पोर्टफोलियो 1.48% घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए कितने लॉट लें और कैसे निकालें लॉट्स, तो बहुत सिंपल है। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है कि नंबर ऑफ लॉट्स टू शॉर्ट कैसे निकालेंगे, पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू बेटा डिवाइडेड बाय निफ्टी इनटू लॉट साइज। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 2.36 लॉट, यानी कि हमने पोर्टफोलियो की वैल्यू को बेटा से मल्टीप्लाई किया और निफ्टी की वैल्यू को लॉट से मल्टीप्लाई किया, तो इसको डिवाइड हमने किया तो अपना रिजल्ट आया 2.36। अब देखिए ये राउंड फिगर में नहीं है, हमें राउंड फिगर में 2 ही लॉट ले सकते हैं, उसको भी एडजस्टमेंट करना समझेंगे। तो लेट सपोज निफ्टी 1% बढ़ गई तो आपका जो लॉस होगा निफ्टी में वो होगा 2.36 लॉट आपने लिया है, तो निफ्टी इंटू लॉट साइज इंटू 1% इंटू 2.36 लॉट्स, तो आपका जो नेट लॉस होगा वो 40,714 का होगा। और पोर्टफोलियो में भी सिमिलरली आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा लगभग 1.48%, क्योंकि 1% निफ्टी बढ़ी है, तो पोर्टफोलियो इंटू बीटा इंटू चेंज इन निफ्टी, तो आपका लॉस हुआ 40,000, यानी कि दोनों का सम अगर हम करें तो नेट लॉस 0 है, यानी कि हमारा जो मार्केट है वो जो पोर्टफोलियो है उसका लॉस निफ्टी के प्रॉफिट से एडजस्ट हो गया। लेट सपोज कि अगर निफ्टी हमारी 2% यहाँ पे घटती तो क्या होता, तो निफ्टी का लॉस 81,000 का होता और पोर्टफोलियो का निफ्टी का फायदा 81,000 का होता और पोर्टफोलियो का जो लॉस है वो 81,000 का होता, तो दोनों फिर से ऑफसेट हो जाते। अगर आप ये बोलते हो कि चलो जी 2% निफ्टी बढ़ गई तो हमारा निफ्टी में लॉस होता है क्योंकि शॉर्ट है निफ्टी और पोर्टफोलियो में फायदा होता, तो एक तरह से ये परफेक्टली हेज्ड आपकी पोजीशन हो गई। बट लेट्स अज्यूम कि अगर आपने निफ्टी में जो है वो लॉट लिया होता सिर्फ 2 ही, क्योंकि परफेक्ट हेजिंग आपकी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2 लॉट कर दिए पोर्टफोलियो में, ठीक है, 2.36 लॉट की जगह। अब यहां पे मेरा लॉस हो रहा है 69,000 निफ्टी बढ़ने से 2% और पोर्टफोलियो का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो मैं नेट थोड़ा सा प्रॉफिट में रहूंगा। तो ये इसको हम बोलते हैं पार्शियल हेज करना। पर पार्शियल हेज का नुकसान भी है कि लेट सपोज कि अगर हमारी निफ्टी 2% नीचे चली गई तो मेरा सिचुएशन में मेरा 12,000 रुपए का नुकसान होगा, मैं पार्शियली हेज्ड हूं। अगर मैं पार्शियली हेज नहीं होता, लेट सपोज निफ्टी से हेजिंग ही नहीं करता, तो मेरा 81,000 का लॉस होता, वही मेरा लॉस सिर्फ 12,400 का हो रहा है। तो ये हमारा इंडेक्स हेजिंग का फायदा है। तो होपफुली आपको समझ में आए कि इंडेक्स से हेजिंग कैसे करते हैं, बहुत काम की चीज़ है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सीखिए, अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करना, रिस्क को समझा, बेटा वोलेटिलिटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और साथ में जाते जाते कहूँगा कि आप praveenkhaitan.com विजिट करें। अगर स्टडी पैक आपको चाहिए मेरे और मेरे से लाइव क्लासेस लेनी है तो विजिट iplaneducation.com फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन। और हाँ,
मस्ट ट्राई एम स्टॉक, बहुत शानदार है, बहुत सस्ता है. आई एम गिविंग लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन. ट्राई इट आउट. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.